हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो गाइज़, ये जैसा कि आप लोग को पता है कि ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट आपके ऑलरेडी जीएस के डिस्कस हो चुके हैं। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 तीसरी टेस्ट सीरीज़ है जो आपका यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पढ़ते रहिए, चीज़ों को रीडिंग करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए होती है वो है आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाएंगे। पढ़ने को तो बहुत चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, लेकिन क्या हम उसको कवर मतलब सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, टिक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं समय के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, सब कुछ आने के बावजूद भी समय कम पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक समय का मैनेजमेंट, और दूसरा कि आप क्वेश्चंस को उस समय कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, ये चीज़। तो ये दोनों आपको जो ये दोनों चीज़ें हैं ये आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना लेट किए हुए। बस आपको एक काम करना है कि अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आपके बेनिफिशियल है, आपके लिए बेनिफिट है इसको मतलब सॉल्व करके, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर जो नए देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, हम पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना है कि ये जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, ये 2023 की है और हमारा मकसद क्या है, क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। तो अभी 2023 का, 2024, 2025 जितने भी हमारे मतलब हमें सॉल्व करने के लिए टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जैसे ध्येय का हो गया, दृष्टि का हो गया, पेसस मंत्रा का हो गया, ये जो भी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो भी लगेगी कि इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मतलब कम से कम हम लोग 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालें। इतना कर डालें और जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इससे आपकी चीज़ें क्या होंगी कि आप पढ़ भी रहे हो, दूसरा आपको रिवाइज भी हो रहा है, तीसरा आप रिकॉल भी करोगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हाँ, ये बताने वाले थे कि अगर जो हम लोग 2023 कर रहे हैं तो इसमें आपको करंट के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हम स्किप करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो सॉल्व करेंगे ओनली जीएस के क्वेश्चन। तो क्या क्या हम स्किप करने वाले हैं, करंट के, और दूसरी जो स्किप करेंगे वो है रीजनिंग के क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन हम कब सॉल्व कर पाते हैं, जब वहाँ मतलब जब समय बहुत ज़्यादा हो, और दूसरी चीज़ आपका दिमाग उस टाइम कितना काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैटर करता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस आप स्वतः ही कर लीजिए, सेल्फ ही कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जीएस सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का मतलब क्या होता है, आसपास। तो निम्न में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी का क्षेत्र कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमलैंड, दूसरा हिंटरलैंड। दोनों को कहा जाता है या इनमें से कोई किसी को नहीं कहा जाता है। तो जो अमलैंड है या आपका जो हिंटरलैंड है, ये जो है, ये दोनों, इस पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रतिवेशी आसपास, यानी कि जो नगर के प्रतिवेशी होते हैं, आसपास के क्षेत्र होते हैं, उनको अमलैंड कहा जाता है। और इसी को हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इसी को हिंटरलैंड या अमलैंड, दोनों को ही क्या कहते हैं, आसपास का जो क्षेत्र होता है हमारे, उसको अमलैंड या हिंटरलैंड कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन है और ये दोनों सही है। और ये जो अमलैंड है, हिंटरलैंड है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक भूगोलवेत्ता थे जो फ्रांस से संबंधित थे, भूगोलवेत्ता, उनका क्या नाम था, आंद्रे एलेक्स। आंद्रे एलेक्स के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, एलेक्स के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। समुद्र तल, जो समुद्र तल होता है उसके निकट जब नदियां अपरदन करती हैं, ठीक है, तो उसके परिणाम स्वरूप किस मैदान का निर्माण होता है, संप्राय मैदान का, या फिर आपके क्या कहते हैं, लोयस मैदान का, कास्ट मैदान का, या हिमानी मैदान का। तो इस तरीके से जो होता है वो है संप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, समुद्र तल के निकट जब नदियां अपरदन करती हैं, उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है। और ये निर्माण, इसके एग्जाम्पल अगर देख लें तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो है आपका अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र देख लीजिए, राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, अरावली क्षेत्र देख लीजिए। पेरिस बेसिन देख लीजिए, पेरिस बेसिन एक एग्जाम्पल हो जाएगा। मिसिसिपी, मिसिसिपी बेसिन देख लीजिए। तो ये सभी जो हैं ये नदियों के अपरदन के कारण बनते हैं। ठीक है, कास्ट मैदान, कास्ट मैदान कैसे, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कास्ट मैदान कैसे बनते हैं, संप्राय मैदान कैसे बनता है, लोयस कैसे बनता है। तो कास्ट मैदान, कास्ट मैदान का जो प्रदेश होता है, एरिया होता है, इसका निर्माण कैसे बनता है, चूने,
चूने वाले प्रदेश में होता है। कार्स्ट मैदान जहाँ पे चूना ज़्यादा होता है वहाँ पर इसका निर्माण होता है। वहीं लोयस मैदान, लोयस मतलब चीन वाला एरिया, यानी कि इससे क्या होता है, पवन पवन जो उड़ा करके लेकर जाती है, पवन के द्वारा पवन उड़ा करके जो ले जाती है मिट्टी, उसके दौरान जो निर्माण होता है मैदान का, उसको कहते हैं लोयस मैदान। और हिमानी का तो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सूची 1 सूची 2, यानी एक में प्रमुख घाटियाँ दी हुई हैं, दूसरे में उसकी अवस्थिति दी हुई है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि कहाँ पर कैसे मिलान किया है। तो चलिए देख लेते हैं। रैबिट घाटी, हैप्पी घाटी, हंटर घाटी, स्वाद घाटी। तो रैबिट घाटी की बात करें तो रैबिट घाटी जो अवस्थित है वो आपका यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। वहीं हैप्पी घाटी की बात करें तो हैप्पी जो है वो हांगकांग, चीन वाले हमेशा खुश रहते हैं इसीलिए आगे हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हो हैप्पी घाटी चीन हो जाएगा यानी हांगकांग, और रैबिट यूएसए हो जाएगा। और हंटर घाटी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एंड स्वात घाटी जो हो जाएगा पाकिस्तान, स्वात घाटी पाकिस्तान और हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है। कौन सी ऐसी झील है जो भ्रंश में स्थित है। एक चाड है, टिटिकाका है, बैकाल है, विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया ये भ्रंश घाटी, विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया झील ये भ्रंश घाटी में स्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। और ये झील जो है विक्टोरिया झील, ये युगांडा, तंजानिया अभी अफ्रीका की मैपिंग कल डिस्कस हुआ है, पहला लेक्चर आया है। जिसने भी अफ्रीका की मैपिंग अभी तक नहीं देखी है जा करके देखिए, आपको गारंटी दे रहे हैं कि 80 से 90% जो है आपको चीज़ें उसी लेक्चर के दौरान याद हो जाएंगी एक लेक्चर में, और दूसरी बार वही लेक्चर देख लेंगे तो 100% जो है वो आपको वहीं का वहीं याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके अभी तो मैंने पॉलिटिकल खाली वहाँ पे डिस्कस किया है, मतलब कैपिटल्स एंड मतलब जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स को बताया है। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग झील, रेगिस्तान, पर्वत जो भी होगा वो आपको 1-2 दिन में वो आपको मिल जाएगा। तो देखते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो एक बार मैपिंग देखे रहेंगे तो आप फटाफट कर लोगे। जैसे विक्टोरिया झील की मैंने बात की, अगर जिसने मैप देखा है तो विक्टोरिया झील की बात की, तो मतलब अब जो देश का नाम लेंगे कहाँ कहाँ, तो वो मैप में आ जाए, मतलब माइंड में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये लोकेटेड था, ठीक है, कि ये युगांडा यहाँ पर है। मैंने बताया था URB, 2 नाम लिया था URB, मतलब एक साथ था, युगांडा था, रवांडा था, बुरुंडी था, ठीक है। युगांडा, रवांडा, ये बुरुंडी की राजधानी मैंने बुजुम्बुरा बताई थी, युगांडा की कंपाला बताई थी, और इसकी जो है रवांडा की किगाली बताई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो जो विक्टोरिया झील है अगर बात करें, ये युगांडा, ठीक है, और तंजानिया की सीमा पर, तंजानिया और केन्या, ये 3 जगह पर है विक्टोरिया झील, युगांडा, तंजानिया, केन्या, UTK, या फिर KTU भी कह सकते हो, या फिर TUK कह सकते हो, जैसे याद करना हो याद करो, तंजानिया और युगांडा, केन्या, ठीक है। ये विक्टोरिया झील यहाँ पर स्थित है, इन तीनों की सीमा पर स्थित है, और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। पतरातू, ग्वाल पहाड़ी, चमेरा और मुमपंडाल। तो पतरातू ये बताता है संबंधित राज्य संबंधित है कि नहीं, तो पतरातू तो झारखंड में है, करेक्ट है। ग्वाल पहाड़ी जो है ये जो है आपका वो ये सौर ऊर्जा से संबंधित है ग्वाल पहाड़ी, और ये जो है ये हरियाणा में है। और चमेरा जो है, चमेरा ये आपका जल विद्युत संयंत्र है। ये क्या है, जल विद्युत संयंत्र है चमेरा, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है चमेरा, जो कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है। चमेरा जो है ये जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र है जो हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पर स्थित है। बाकी पतरातू ये ताप ऊर्जा है जो कि झारखंड में है। और ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र जो हरियाणा में है। और मुप्पंडाल की बात करें तो ये पवन ऊर्जा से संबंधित है जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। तो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर, 4500 मीटर, ठीक है। यानी ये लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट रेल मार्ग है और जुड़ने वाले स्टेशन है, ठीक है।
ये कनाडियन जो कनाडा, जब मैं आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाऊँगी, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ पे कनाडा जो होगा, कनाडा देश, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा लोकेशन मैं वहाँ बताऊँगी जब डिस्कस करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ये एकदम सही लिखा है कि यहाँ पे बताना सही नहीं है। तो कनाडियन पैसिफिक में जो है ये जो स्टेशन है, मतलब वैंकूवर इस साइड मिलेगा और हैलीफैक्स आपका ईस्ट साइड मिलेगा। हैलीफैक्स ईस्ट साइड मिलेगा और वैंकूवर आपको वेस्ट साइड मिलेगा। तो इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, ये कनाडियन पैसिफिक, हैलीफैक्स और वैंकूवर जोड़ने वाले क्या हैं, रेलवे स्टेशन हैं। क्लियर। और ट्रांस साइबेरियन की बात करें, ट्रांस साइबेरियन की, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक, तो ये भी सही है, सुमेलित नहीं। ये बताना ट्रांस एडियन जो है ये वालपरेजो एवं ब्यूनस आयर्स, ये भी सही है। केप काहिरा की बात करें तो ये गलत है। केप काहिरा वारसा एवं काहिरा के बीच नहीं, बल्कि काहिरा एवं केप टाउन के बीच है। काहिरा और केप टाउन के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। डार्विन कहाँ स्थित है, लागोस कहाँ स्थित है, नैरोबी कहाँ स्थित है। लागोस, नैरोबी, तो यहाँ पे देश, अभी ये भी आपने पढ़ ही लिया होगा, कल का अगर लेक्चर देखा है तो आप ये जान गए होंगे कि जो नैरोबी है, नैरोबी ये आपका केन्या नैरोबी, ये आपको पता है कि है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा नगर और देश, इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो आपका लागोस आपका कहाँ है, ये आपका है नाइजीरिया, और आपका नैरोबी केन्या। डार्विन की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि केप ऑफ टाउन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। तो किसको माना जाता है, क्रोमैग्नॉन को माना जाता है। किसको माना जाता है, क्रोमैग्नॉन को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज। क्लियर। आगे चलते हैं। अरल सागर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है अरल सागर के बारे में कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ये किसके बीच है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अरल सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, और अरल सागर की बात करें तो ये लवड़िये झील की एक बड़ी झील है। लवड़िये झील, ये कैसी झील है, लवड़िये झील है, मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कौन से अफ्रीका पर्वत, अभी पर्वत अफ्रीका में बताया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना जब बताऊंगी तो ये कर लोगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिया तो मैपिंग बहुत, सबसे आसान मैपिंग होता है। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, कौन सा अफ्रीका है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, फेल्ला है, उत्तमाशा अंतरीप है। तो यहाँ पे जो है आपका जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है वो आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, फेल्ला है, उत्तमाशा पर्वत है, उत्तमाशा। ठीक है, तो ये हो गया, यानी तीनों आपके सही हैं, तीनों आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। उपरोक्त में से क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। कोलोरेडो, एशिया माइनर, अनातोलिया, चिपायास। यहाँ पे बताना कौन सा एक, मतलब 3 गलत है और यहाँ पे एक सही है। तो कोलोरेडो का पठार कहाँ है, अमेरिका में है। एशिया माइनर ये मिश्र तो गलत होगा क्योंकि आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। एशिया माइनर ये तुर्की का है। ठीक है, तुर्की का एशिया माइनर। अनातोलिया का पठार, ये भी टर्की में है अनातोलिया का पठार। और चिया पास अर्जेंटीना में नहीं, बल्कि मैक्सिको में है, दक्षिणी मैक्सिको में चियायास का पठार मिलेगा। तो ये पठार भी याद करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलोरेडो अमेरिका में है, एशिया माइनर टर्की में है, अनातोलिया टर्की में है, चिया पास जो है दक्षिणी मैक्सिको में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र। इन चारों में आपको बताना है कौन सा लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तो कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। लेब्राडोर, कारागांडा बेसिन, सुपीरियर झील और टाम प्राइस हिल। तो यहाँ पे जो है आपका जो लौह अयस्क खनन क्षेत्र है वो आपका लेब्राडोर है, और आपका क्या कहते हैं, सुपीरियर है, टाम प्राइस है, जबकि कारागांडा नहीं है, यानी कि 1, 3, 4 सही है। लेब्राडोर, सुपीरियर झील प्रदेश, टाम प्राइस हिल है, ये आपके क्या है, लौह अयस्क के खनन क्षेत्र हैं।
और वहीं ये जो कारागांडा है, कारागांडा बेसिन है, ये आपका कहाँ पर है, रूस का है। और रूस का है, और ये जब यूक्रेन और रशिया का वो मतलब विवाद चल रहा था, ठीक है, वॉर छिड़ा हुआ था, तब कारागांडा उस समय चर्चा में था। तो ये कारागांडा जो है वहाँ की कोयला पेटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, मतलब जो स्थानीय पवन होती हैं, स्थानीय पवन, उनके लिए कौन से कारक जो हैं वो उत्तरदायी हैं। तो पर्वतों का ऊपरी भाग, तटीय भूमि, मरुस्थल, तो ये तीनों के तीनों कारक जो हैं उत्तरदायी हैं, ठीक है। पर्वत के जो उच्च शिखर भाग होते हैं, ठीक है, पर्वत के शिखर भाग होते हैं वो निचली, मतलब जो शिखर जो होता है, चोटी जो होता है, चोटी, एक मिनट यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ, जो शिखर होता है जिसको चोटी भी कहते हैं, चोटी भी कहते हैं, ये घाटी, यानी जो निचला होता है घाटी भी होता है। तो शिखर जो है वो घाटी की तुलना में शीघ्रता से ठंडा भी हो जाता है और शीघ्र ही क्या हो जाता है, गर्म भी हो जाता है। वहीं अगर तटीय भूमि की बात करें, तटीय भूमि की बात करें तो ये जो है तटीय भूमि, इसका जो टेम्परेचर है, तटीय भूमि का जो टेम्परेचर है वो जो आसपास के समुद्र जल होती है उसकी तुलना में शीघ्रता से ये क्या होती है, बदल जाती है। मतलब ये क्या होती है, तटीय भूमि ये दिन में समुद्र से ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और रात्रि में समुद्र से ज़्यादा ठंडी भी हो जाती हैं। वहीं मरुभूमियों की बात करें, मरुस्थल की बात करें तो ये मरुस्थल जो है ये जो उसके आसपास की जो भूमि होगी उसकी अपेक्षा शीघ्रता से ये भी क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि जो ग्रीष्म काल है इसमें मरुस्थल जो एरिया है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है, काफ़ी गर्म हो जाता है। और यहीं पर क्या है, गर्म स्थानीय पवन जैसे कि लू हो गया, और वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ब्रिकफील्डर नाम से स्थानीय पवन है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ पर है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, केरल में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है नीलगिरी पहाड़ी की, वो कौन सा है, दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर है, इसका क्या कारण है कि इतने घंटे का अंतर है। तो वो क्या है, जो इसका क्या है, विशाल देशांतरीय विस्तार की पूर्वी, एक मिनट, पूर्वी और पश्चिमी सुदूर जो बिंदु के स्थानीय समय में लगभग जो 2 घंटे का अंतर है, उसका कारण क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार। इसका देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 पूरब में है और 97 डिग्री 25 जो है वो पूर्वी देशांतर में है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा आपका सत्य है। तो त्रिपुरा राज्य तो तीनों तरफ से घिरी हुई हैं। वहीं सिक्किम की बात करें, सिक्किम, ठीक है, तो एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है, नेपाल, ठीक है, और ये हो गया नेपाल, सिक्किम यहाँ है, तो एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और ऊपर क्या है, चीन है। तो इस तरीके से ये 3 देशों से स्पर्श करती है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर अंगूर, एपीकल्चर रेशम। तो एपीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन नहीं बल्कि सेरीकल्चर को रेशम कीट पालन कहते हैं। एपीकल्चर को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट है, ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया जाता है। तो ये तो सही है कि वायुमंडल में सबसे कम जो आयतन है वो ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, लेकिन वहीं बात करें कि ओजोन केवल और केवल समताप मंडल में नहीं बल्कि समताप मंडल में तो पाई ही जाती है, साथ ही साथ ये क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। समताप मंडल के साथ साथ ओजोन क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। निचला जो क्षोभ मंडल होता है उसमें ओजोन जो है हरित गैस की तरह व्यवहार करती है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे पहले घटित हुआ था? रामोसी, गडकरी, रंगपुर, नील। अब इसके लिए तो आपको सारे ईयर पता होने चाहिए। तो अगर बात करें नील विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1859 में। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था 1859 में, बंगाल एरिया में हुआ था। वहीं रंगपुर की बात करें तो ये 1783 में हुआ था रंगपुर, और ये हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बंगाल क्षेत्र में ये भी हुआ था रंगपुर विद्रोह भी। वहीं गडकरी विद्रोह की बात करें तो ये 1844 में हुई थी, 1844 में हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। गडकरी नाम से ही लग रहा है कि महाराष्ट्र में हुआ था। और रामोसी भी महाराष्ट्र में हुआ था, मराठा किसानों ने किया था। और ये जो हुआ था 1822 से 26 में हुई थी। तो सबसे पहले जो क्या कहते हैं घटित हुई थी वो कौन सा है? 1783 का, यानी रंगपुर विद्रोह। 1783 में रंगपुर, और फिर से बोल दे रही हूँ, 18 रामोसी विद्रोह जो हुआ था 1822 से 26 तक चला था। तो सबसे 1822 से 26 ये रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में, गडकरी महाराष्ट्र में 1847, और 1859 में नील विद्रोह। वहीं रंगपुर बात करें तो 1783 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन कारण दिए गए हैं, देखना है कथन कारण में कौन सा सत्य है और कौन सा मतलब मैच कर रहा है। तो देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। जो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा, मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेटकॉफ को कहा जाता है। सेकंड क्या कह रहा है? बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। तो ये तो सही है, ये सही है। ठीक है, लेकिन मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि प्रति उदार तो था, लेकिन जो पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है वो मेटकॉफ को कहा जाता है। मेटकॉफ ने ही क्या किया था? मेटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये नाम पूछ ले, खाली ऐसे स्टेटमेंट पूछ ले, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट को लागू किसने करवाया था, तो किसका नाम आएगा? मेटकॉफ का नाम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समितियां हैं वो सही सुमेलित हैं, यानी सप्रू आयोग आया था बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। ठीक है, सही सुमेलित है, इसमें बताना सही सुमेलित कौन सा है। तो सप्रू आयोग आया था बेरोजगार की समीक्षा के लिए, हंटर आयोग आया था शिक्षा का विकास के लिए, और इनाम आयोग आया था भूमि संबंधी विवेचना के लिए। तो ये तो सब सही है, लेकिन ये कब आया और किस गवर्नर जनरल के समय में आया, ये भी जानते हुए चलेंगे। जो सप्रू, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे इसमें से एक दो पता होगा, शायद सप्रू आयोग ना पता हो, अगर पता है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक जगह नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा डिफरेंट मिले उसको नोट कर लीजिए सन के साथ। जो सप्रू आयोग आया था वो बेरोजगारी की समीक्षा के लिए आया था, और कब आया था? 1934 में आया था। उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे 1934 सप्रू आयोग के टाइम जब आया था, तो ये तो थे विलिंगटन थे। कौन थे? विलिंगटन थे, विलिंगटन थे। ठीक है, ये हो गया। हंटर आयोग की बात करें जो शिक्षा से संबंधित थी, तो उस समय तो ये किसके टाइम में आया था? हंटर आयोग ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में, 1882 में रिपन के टाइम में। वहीं इनाम आयोग जो क्या कहते हैं इसको, भूमि संबंधी विवेचना से है ये, और ये 1852 में आया था। कौन सा? इनाम आयोग। और किसके टाइम में आया था? लॉर्ड डलहौजी उस टाइम थे। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निम्न में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? मतलब स्थापना हुई उस हिसाब से पहले किसकी स्थापना हुई। तो चलिए देख लेते हैं। अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये हुआ था 1600 में। ठीक है, वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ये हुआ था 1602 में हुआ था। ठीक है, और वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1664 में हुआ था। वहीं किसकी बात और कौन छूटा? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1498 में हुआ था। तो इस तरीके से पहले स्थान पर कौन है? पुर्तगाली है। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन नहीं था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये किए थे सदाशिवराव भाऊ ने किया था। सदाशिवराव भाऊ ने किया था। क्या हुआ था कि उस समय जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो उस समय जो पेशवा थे वो कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव। इन्हीं के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है,
और कब हो ये पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को मराठा तो ये थे ही, मतलब बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के समय अब अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जो मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ 14 जनवरी 1761 को हुआ। और इसमें मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, और इसमें मराठों की क्या हुई थी, हार हुई थी इस युद्ध में। ठीक है, 14 जनवरी 1761 डेट याद रखिएगा। निम्न में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है? तो किसे कहा गया है आध्यात्मिक पिता? वो कहा गया है स्वामी विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। और स्वामी विवेकानंद की बात करें तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट, समाचार पत्र उनके प्रकाशक हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें 1 मिनट, क्या कह रहा है, सही सुमेलित है बताना है। द पाइनियर इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो पाइनियर के महात्मा गांधी दिया है, नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू हैं, ये तो सही है। स्वदेश वाहिनी के CR रेड्डी नहीं बल्कि रामकृष्ण पिल्लई हैं, रामकृष्ण पिल्लई स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई हैं। और वहीं द पाइनियर की बात करें, पाइनियर की वो कौन है, जॉर्ज एलन। ठीक है, वहीं फ्री हिंदुस्तान के कौन है, तारकनाथ दास, ये सही है। और नेशनल हेराल्ड के जवाहरलाल नेहरू, इस हिसाब से यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई? किस अधिवेशन में ये काम किया गया? तो किसमें किया गया, 1886 के अधिवेशन में। 1886 के अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को क्या कहते हैं, पृथक करने की मांग की गई। 1886 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। 1886 का अधिवेशन कोलकाता में दादा भाई नौरोजी मतलब इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने किया था, कोलकाता में हुआ था, जिसमें न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, किसने किया था, तो बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था इसमें। और इसी 1905 के जो मतलब बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, इसमें क्या हुआ था, स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा की गई थी। किस विषय पर, स्वराज विषय पर फर्स्ट टाइम चर्चा की गई थी, किसमें, 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1903 की बात करें तो 1903 का जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, मद्रास में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ललित मोहन घोष ने की थी, ललित मोहन घोष। 1930 का जो है ललित मोहन घोष ने किया था, और ये मद्रास में हुआ था। और इसमें जो हुआ था, इस अधिवेशन में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग की गई थी। क्या क्या हुआ था कि जो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट है और जो सरकारी गोपनीयता कानून है उसको वापस लिया जाए, इसकी मांग की गई थी। 1885 का जो अधिवेशन है वो बॉम्बे में हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष विमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। जिसमें क्या कहा गया था, इसमें 1885 में क्या मतलब मुख्य बातें थी कि जो भारतीय परिषद उसको बंद किया जाए। ठीक है, और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही कराए जाने की मांग इस 1885 के अधिवेशन में की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। कथन कारण दिया गया है, बताना है कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, हम मान ले रहे हैं कहा जा रहा है। ठीक है, कारण क्या है, इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा के लिए सुझाव एवं घोषणाएं की थी। तो ये भी भैया सही है आपका, और ये सुझाव मतलब व्यापक स्तर पर की गई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस तरीके से A ऑप्शन राइट है, और कथन कथन की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र से जुड़ा है, सही है। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती से जुड़ा है, सही है। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक से जुड़ा है, सही है। तो यानी कि जब तीनों सही है तो यही गलत है। क्यों गलत है कि आंध्र प्रांतीय किसान सभा की बात करें तो ये किसके द्वारा, NG रंगा से जुड़ा है। किससे,
NG रंगा 1829, NG रंगा 1829। लॉर्ड लिटन द्वारा अपनाई गई किस युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था? अग्रगामी नीति का अनुसरण लिटन के द्वारा किसमें किया गया था? तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किसने किया था? लिटन के द्वारा किया गया था। और ये जो दूसरा अफगान युद्ध हुआ था ये 1878 से 80 के बीच हुआ था। ठीक है, और इस संधि का इस युद्ध में दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध, आपको ध्यान रखना 1878 से 80, लिटन उस समय थे टाइम में, और इसी में इन्होंने अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था। और ये जो संधि हुई थी, किस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई? तो गंडमक संधि के द्वारा 1880 में क्या हुआ? इस युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पुलिस आयोग के कौन थे? तो ये थे एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में पुलिस आयोग की जो नियुक्ति की गई, एंड्रयू फ्रेजर उसके अध्यक्ष बनाए गए। इस आयोग ने जो किया, ठीक है, जो ये क्या कहते हैं पुलिस आयोग था, इस आयोग द्वारा पुलिस बल संख्या बढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी की सीधी नियुक्ति की जाए, उनको पर्याप्त वेतन दिया जाए, ये सारी सिफारिशें उसमें की गई थी। निम्न में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो कैप्टन के साथ जो मतलब अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस थे, उनके साथ कौन ऐसा आया था भारत जिसने क्या किया था? अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। तो वो कौन है? वो है विलियम फिंच। कौन है? विलियम फिंच। और ये किसके टाइम में आए थे, ये भी तो ध्यान रखना है। किसके, मतलब ये अंग्रेज यात्री जो है, ये अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था, जिसने अनारकली की दंत कथा का वर्णन किया है, वो है विलियम फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम, भारवी का ने क्या लिखा है? किरातार्जुनीयम लिखा है। और इन्होंने निम्नलिखित में से किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? तो भारवी जो हैं ये किसके उसमें निवास करते थे? वो हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु किस वंश के शासक हैं? पल्लव वंश के। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे सिंह विष्णु, उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। तो भारवी, देख ऐसे याद कर लो कि भारवी के टाइम में सिंह, और सिंह कितना भारी होता है? सिंह कितना भारी होता है? तो सिंह विष्णु के टाइम में कौन थे? भारवी थे। और इन्होंने ही किरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शिलालेख है और उसमें किस, मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। वहीं बात करें पांचवा शिलालेख, धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या पांचवें में नहीं 11वें शिलालेख में की गई है। 11वें शिलालेख में ये धम्म की व्याख्या की गई, और 13वें में तो कलिंग युद्ध का वर्णन है ही। पांचवें शिलालेख की बात करें, अगर इसमें 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है, तो इसमें पांचवें शिलालेख में क्या कहा गया है? पांचवें शिलालेख में जो धम्म महामात्र हैं उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है शैव धर्म के बारे में बता रहा है कि शैव धर्म के बारे में आपको क्या सही है और क्या गलत है। शैव धर्म का, एक मिनट, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। ठीक है, एकदम सही है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी, ये भी करेक्ट है। इस हिसाब से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो तीसरे मंडल में इसका क्या किया गया? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और इसके जो ऋषि हैं वो हैं विश्वामित्र। इसकी रचना जो किसने की है? विश्वामित्र ने की है। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल से संबंधित है। निम्न में से कौन से नवपाषाण काल से संबंधित है? तो कौन से संबंधित है? तो वो है आपका भीमबेटका के गुफा चित्र। पशुपालन का आरंभ हुआ था नवपाषाण काल में? नहीं, ये हुआ था मध्य में हुआ था। और मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग, आग की जानकारी तो उनको शुरू से ही थी, लेकिन प्रयोग करना इसको नहीं जानते थे। तो प्रयोग की बात करें तो ये 9 में संभव हुआ है। पहिए का प्रयोग भी नवपाषाण काल में हुआ। तो इस तरीके से जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो है 1, 3 एंड 4। 2 नहीं है सही, क्योंकि पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो इस तरीके से आपको ध्यान, मतलब याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टेज अल्मेडा पद्धति व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने लागू की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों के समय में जब पुर्तगाली आए थे 1498 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो उसी टाइम इन्होंने मतलब पुर्तगालियों के द्वारा ही कार्टेज अल्मेडा पद्धति जो थी व्यवस्था थी इन्होंने लागू की थी। और किस लिए की थी कार्टेज अल्मेडा पद्धति, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट कि पुर्तगालियों के द्वारा जो कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था थी ये किससे संबंधित है, क्यों आई थी? तो हिंद महासागर जो एरिया है वहां पर जो व्यापार था उसको कंट्रोल करने के लिए ये लागू की गई थी। इसके अनुसार ये था कि कोई भी भारतीय या अरबी जहाज, मतलब कोई भी भारतीय जहाज हो या अरबी जहाज हो, वो बिना किसी परमिट के, बिना किसी आदेश के, बिना किसी परमिट के, बिना किसी आदेश के अरब सागर नहीं जा सकता है। और पुर्तगाली क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो ये नोट कर लीजिएगा, एक डिफरेंट क्वेश्चन मिला है कि धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी ये किसकी रचनाएं हैं? ये है ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले की है। ठीक है, ज्योतिबा फुले ये जो हैं ये मतलब जो आधुनिक भारत है उसके प्रमुख समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने जो वंचित जातियां थी उनको आत्मसम्मान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया। इन्होंने क्या किया, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने 1851 में क्या किया था, पूना में महिला कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, इनके साथ ही सावित्रीबाई फुले भी जो इनकी वाइफ थी वो भी इनका काफ़ी मदद की थी, इन्हीं के साथ लगी रहती थी। इस वंचित जातियों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, लोगों के काम के लिए उन दोनों ने मिलकर के काम किया। तो अगर बात करें कि धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी और गुलामगिरी इनकी क्या है रचनाएं हैं ज्योतिबा फुले की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव किससे संबंधित थे? तो महाराष्ट्र, पहले तो यह ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र, ठीक है, और नामदेव कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इनका जो संबंध था वो वरकरी संप्रदाय से था। किससे था? वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। और इनके गुरु जो थे नामदेव के गुरु, वो कौन थे? ज्ञानेश्वर दे दे या ज्ञानदेव दे दे, दोनों एक ही है। ठीक है, और इनके कुछ पद जो हैं वो कहाँ पे? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित मिलते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का कालक्रम बताना कि सबसे पहले उन्होंने कौन सा लड़ा था। तो पहले तो उन्होंने पानीपत युद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर खानवा युद्ध लड़ा था, पानीपत युद्ध लड़ा, फिर खानवा युद्ध लड़ा, उसके बाद चंदेरी का युद्ध लड़ा, फिर घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है। पानीपत 1526 में लड़ते हैं। ठीक है, 1526 में। और वहीं खानवा का युद्ध देखें तो 1527 में लड़ते हैं, 17 मार्च 1527। और वहीं क्या कहते हैं, चंदेरी की बात करें तो 1529 में करते हैं, चंदेरी की 1528 में करते हैं, 1528, और घाघरा 1529 में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अष्टप्रधान एवं कार्य, मतलब ये जो अष्टप्रधान परिषद है ये बताना है कि कौन सा मतलब जो परिषद थी उनका ये कार्य क्या सही सुमेलित है क्या नहीं है। तो सुमंत विदेश मंत्री सही है। सरे नौबत सेना भर्ती सेना से संबंधित था, संगठन से था। अमात्य जो वित्त मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, उनको कहा जाता था। तो इस तरीके से डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य विधान परिषद पॉलिटी का क्वेश्चन, कौन सा एक सत्य नहीं है? राज्य विधान परिषद के बारे में बताना है। राज्य विधान परिषद, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, जैसे राज्यसभा होती है वैसे ही विधान परिषद। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ मिलाना है। अगर आपको राज्यसभा का पता होगा तो इसको कर लेंगे। यह एक स्थायी सदन है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के लिए भी 30 है, इसके लिए भी लोकसभा के लिए, और लोकसभा के लिए क्या है? 25 वर्ष है। वैसे ही विधानसभा के लिए भी है। तो विधान परिषद के 30 वर्ष। तो इस तरीके से इसका कार्यकाल देखें तो इसका कार्यकाल जो है ये आपका गलत है कि ये 6 वर्ष का होता है, ये आपका गलत है। अगर बात करें आर्टिकल 169 की, आर्टिकल 169, तो ये क्या कहता है कि संसद क्या करती है? संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। आर्टिकल 169 के तहत जो विधान परिषद का गठन करना है या विघटन करना है ये कौन करेगा? संसद करेगा। और
विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। और अगर कार्य तो जब भंग ही नहीं होगा तो इसका कार्यकाल कैसे 6 वर्ष का होगा? तो कार्यकाल किसका होता है? वहाँ के उपस्थित सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। बाकी यहाँ पे क्या है, सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? तो कौन सा ताप विद्युत संयंत्र नहीं है उत्तर प्रदेश का? ओबरा है, सिंगरौली है, टांडा है, नरौरा। नरौरा नहीं है। नरौरा जो है ये क्या है तो बुलंदशहर में, है तो बुलंदशहर में, तो ये ताप विद्युत संयंत्र नहीं बल्कि परमाणु संयंत्र है। बाकी सभी क्या है, ताप विद्युत संयंत्र हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है? मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, इसका तात्पर्य है कि इसको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है, न्यायालय की शरण ली जा सकती है। और मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार की बात करें तो यह संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में इसका उल्लेख है। और किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये 12 से 35 के तहत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता कौन सी नहीं थी? तो उम्मीदवारों के लिए कौन सी योग्यता नहीं थी वहाँ पे? पहले तो उस गांव का निवासी हो। अब गांव का निवासी है तभी वो क्या करेगा, ये अनिवार्य तो होना चाहिए। 30 वर्ष प्लस आयु हो लेकिन 70 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ये भी आपका सही है। और दूसरा, वैदिक मंत्र का ज्ञाता होना चाहिए, लेकिन शिक्षित हो इससे कोई मतलब नहीं था, शिक्षित हो इसका कोई मतलब नहीं था। और क्या होना चाहिए, उसका मतलब जो उम्मीदवार के लिए खड़ा है वो क्या है कि उसका गांव में, उस गांव में अपना एक मकान होना चाहिए। ठीक है, अपना मकान हो, वह 1/4 बलि भूमि का मालिक हो, ये सभी उसमें क्या थी, योग्यताएं थी। निम्न में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? समाहर्ता करता था ये काम। ठीक है, तो राजस्व विभाग का प्रमुख, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो राजस्व विभाग का प्रमुख जो होता था वो कौन होता था? समाहर्ता होता था। अंतपाल कौन होता था? ये सीमा रक्षक, दुर्गपाल, ठीक है, जिसको कह सकते हो। प्रादेशिक, ये प्रांतीय गवर्नर होता था, प्रादेशिक प्रांतीय गवर्नर को कहते थे। नेक्स्ट चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो ये आर्टिकल 47 पोषाहार। ठीक है, पोषाहार, वह 47 आर्टिकल में यही कहा है कि राज्य का क्या कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। और क्या करेगा, और उसमें क्या इंक्लूड है? पोषाहार तो बता दिया, साथ ही बताया जो मादक पदार्थ हैं और स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधि हैं उनके प्रयोग पर क्या करेगा, राज्य प्रतिषेध लगाएगा। ये आर्टिकल 47 कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा भाग और अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? तो कौन सा भाग है जो केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है? वो आपका क्या है, वो है भाग 11। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य संबंध के विधायी संबंध के बारे में चर्चा की गई है, 245 से 255। नेक्स्ट क्या कह रहा है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह टिप्पणी की गई कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? ये किस में टिप्पणी की गई? तो ये की गई जो मिनर्वा मिल आया था 1980 में। मिनर्वा मिल 1980 में ये बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा ये टिप्पणी की गई कि भाग 3 जो मूल अधिकार है और भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है उनके मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत क्या है, ढांचा है। ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। नेक्स्ट क्या है, कथन कारण दिया गया है। क्या कह रहा है, प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्यता समिति भी कहा जाता है। एकदम सही है, कहा जाता है। कारण क्यों कहा जाता है? यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। ये जो है सरकारी जो खर्च है, अपव्यय है, उसको रोकने की सिफारिश करती है। ये इसीलिए इसको स्थायी, और यही रीज़न है, तभी तो स्थायी मितव्यता समिति कहा जाता है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम मैच कर रहा है। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती यानी कि खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? तो कितनी होनी चाहिए वहाँ पे जो हो वो 20 लाख प्लस हो, 20 लाख प्लस होनी चाहिए जनसंख्या, तब वहाँ पर क्या होगा, खंड स्तर पर पंचायत का गठन होगा।
भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से ये लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा कहाँ है? उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है, तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से और क्या लिया गया है? कनाडा की बात ही कर रहे हैं तो और देख लीजिए, कनाडा से संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली जो हमारी है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं, ये भी कनाडा से ही अडॉप्ट की गई हैं। और राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचार के लिए जो विधेयक रख लिया जाता है सुरक्षित, वो भी कनाडा से लिया गया है। वहीं अगर फ्रांस दिया है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो फ्रांस से ली गई है। और आयरलैंड से जो है अपना जो नीति निर्देशक तत्व मेन है भाग 4, वो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य विभिन्न क्षेत्र से लिए जाते हैं, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और वही दिल्ली पुदुचेरी के जो होते हैं निर्वाचित सदस्य, तो ये सब होते हैं। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। शक्ति का जो विभाजन किया गया वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र संबंध की बात करें वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्या है? कौन निम्नलिखित अनुच्छेद दिए गए उसमें से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा? यह किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो 355। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से वह राज्य की रक्षा करे, ये किस अनुच्छेद में है? 355 में है। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन कारण है। संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। बिल्कुल एकदम सही है। जहाँ संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, यानी कि अस्पष्ट है, वहाँ यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। तो बहुत ही सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कौन सा सत्य नहीं? किसके बारे में? उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है वो आपका क्या है कि देख लेते, पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय कभी भी स्वप्रेरणा से राष्ट्रपति को परामर्श नहीं देता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। तो ये एकदम गलत लिखा है, बाध्य नहीं है। ठीक है, परामर्श वो मांगेगी, मानना हो मानो, ना मानना हो ना मानो, मतलब देना हो दो, ना देना हो ना दे, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सी गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, डी अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार देती है, ये एकदम सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न अनुच्छेदों में किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया? 312। लोक सेवा आयोग की बात करें तो वो 315 में है, 315 में है। यहाँ अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है, वो 312 आर्टिकल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्य विधानमंडल का, स्थानीय निकाय चुनाव का? तो क्या स्थानीय निकाय चुनाव करता? नहीं, ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है स्थानीय निकाय का। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है वो गलत है। 1 2 3 यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट विधायी शक्तियां किस मतलब ये जो है ये केंद्र को प्रदान की गई है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है 248 के तहत है। 248 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। अवशिष्ट होता क्या है, ये शक्ति होती क्या है? तो ये ऐसे मतलब विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल ना हो। ठीक है, वहीं 249 क्या कहता है? 249 भी कई बार पूछा गया है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में अगर राष्ट्रीय हित में नियम कानून बनाना है तो वो शक्ति किसको है? संसद को है। ये 249 कहता है। ठीक है, और 250 क्या कहता है कि आपात के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र की है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल है? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत के संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना, चुनाव में मतदान करना, अहिंसा से दूर करना। तो यहाँ पे जो सही है 1 और 2 सही है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है ये 51,
के का में है, 51A में ये है, ठीक है, 51A में है, यानी 4 के ए में, 4 के ए में, यानी 4 के का में, 51 के ए में, और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो चुनाव में मतदान करना ये इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम में कौन सा है? चलिए देख लेते हैं सबसे अंतिम में कौन सा है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में था। सिक्किम की बात करें तो ये 1975 में था। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश आपका 1971 में था। नागालैंड की बात करें तो 1963 में था। तो सबसे अंतिम में कौन सा है? वो है 1987, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट कथन कारण फिर दिया है, ये चलिए देख लेते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है, ठीक है, एकदम सही है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए साइड मिरर में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट सही सुमेलित है, कौन सा एक सही सुमेलित है? क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, होरोलॉजी समय का अध्ययन। अब इसमें से बताना कौन सा सही है। तो यहाँ पे सभी सही है। क्रोमेटोलॉजी जो बहुत सारे रंग होते हैं उनके रंगों के अध्ययन को कहते हैं, इक्थियोलॉजी मछली के अध्ययन को कहते हैं, होरोलॉजी समय के अध्ययन को कहते हैं। लवण और रासायनिक नाम बताना है कौन सा सुमेलित है। साधारण नमक, जो साधारण नमक होते हैं उसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा, उसको क्या कहते हैं? उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक। शोरा किसको कहते हैं? शोरा, शोरा जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। और नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया किस में होती है? तो ये किस में होती है? ये आपके जल शुद्धिकरण में होती है। स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस होती है वो जल को पीने योग्य बनाने, यानी जो कीटाणु हैं, जो हानिकारक कीटाणुओं को हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण, ठीक है, के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें बताना क्या है सुमेलित है कि युग्म बताना। मैग्नीशियम क्लोरोफिल सही है, कॉपर सल्फेट पीड़ानाशक है, चांदी फोटोग्राफी प्लेट है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों एकदम सही, तीनों के तीनों एकदम सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? संवैधानिक आपात। राष्ट्रपति द्वारा जो संवैधानिक आपात की घोषणा की जाती है किस एक आधार पर की जाती है कि संवैधानिक आपात? तो यहाँ पे बाह्य आक्रमण इसके द्वारा तो राष्ट्रीय आपात लग जाता है। लेकिन संवैधानिक आपात की जो घोषणा होती है की जाती है वो होता है कि केंद्र द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता हो जाती है, तब इसके आधार पर ये जो है राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत लगाता है? उसका जो आर्टिकल है वो है 356, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता है? तो कौन सी ऐसा है जो से मेल नहीं खाता है? वो है स्थायित्व। बाकी बहुमत दल का शासन, राजनीतिक एकरूपता, शक्तियों का मिश्रण, ये सारा है, स्थायित्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? कौन से किस वाद में ये कहा गया? तो ये कहा गया बोम्मई वाद में। बोम्मई वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑरलॉन किससे बनने वाला पॉलीमर है? ऑरलॉन जो है किससे बनने वाला एक पॉलीमर है? वो है एक्रिलोनाइट्राइल जो है इससे बनने वाला ऑरलॉन क्या है? एक पॉलीमर है। नेक्स्ट क्या है? कौन एक वर्ग नियततापी है? कौन सा एक वर्ग जो है नियततापी है? वो क्या है? पक्षी वर्ग जो है एक नियततापी होता है।
नेक्स्ट, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा एक सही सुमेलित है? मतलब शैवाल और उसके उपयोग में बताना कौन सा एक सही सुमेलित है। क्लोरेला क्या है? इसका उपयोग एंटीबायोटिक में होता है, करेक्ट है। एनाबेना, ये तो कई बार पूछा गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, सही है। लेमिनेरिया, आयोडीन, ये भी सही है। तो ये चारों के चारों, तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो 100 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नैनो जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, उसमें जो 100 नैनोमीटर से छोटे हैं उनके पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है। और यह क्या है? यह एक अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या बताना? सत्य कथन बताना है कि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है आवश्यक जल का संश्लेषण अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका जड़ के द्वारा किया जाता है। मतलब जो पौधों के हरे भाग, मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें जो पौधों के हरे भाग होते हैं वो सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और वायु से ली गई जो CO2 होता है तथा मृदा से जो जल होता है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। CO2 लेते हैं वायु से और मृदा से जो जल ग्रहण करते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये किससे हो? ये जड़ द्वारा हो गया। निम्नलिखित उपकरणों में किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है? तो पेसमेकर का तो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का भी होता है, स्टेथोस्कोप का भी होता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग नहीं होता। ऑटो एनालाइजर का जो प्रयोग होता है वो यूरिया हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, इनकी जांच के लिए होता है। निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? तो कौन सा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में हेल्पफुल होता है और इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। और वहीं बात करें सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन जो है ये हार्मोन शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं, शरीर वृद्धि का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। वहीं लुटिनाइजिंग हार्मोन करें तो पुरुषों में नर हार्मोन्स के स्रावण को ये प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्या है? लैंगरहैंस की दीपिका निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है? तो ये अग्नाशय इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका जो बीटा कोशिका होता है, बीटा कोशिका, इससे इंसुलिन नामक हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। और इंसुलिन का जो अल्प श्रावण होगा, ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो इसी से, मतलब कि इंसुलिन का क्या होता है? अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवाल में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा है ये? आपका रोडोप्लास्ट वर्णिलवक शैवालों में लाल रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या है? रोडोप्लास्ट है, ठीक है, रोडोप्लास्ट। क्लियर? वर्णिलवक जो होते हैं वो पौधों के जो रंगीन भाग होते हैं, जैसे फूल हो गया और फल भित्ति हो गई, बीज हो गई, इसमें पाए जाते हैं। तो हरे रंग को छोड़ करके, किस को? ग्रीन कलर जो होता है, हरा रंग जो होता है उसको छोड़ करके, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नारंगी, तो भी ध्यान रखना है कि किस रंग को छोड़ करके ये होते हैं, तो हरे रंग को छोड़ करके। और शैवाल में फियोप्लास्ट नामक वर्णिलवक जो होता है वो भूरे रंग का होता है, जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगर भूरे रंग के लिए बोले तो फियोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, और लाल रंग के लिए रोडोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा सही रूप से प्रदर्शित करता है? प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा और फाइब्रिनोजन जो है वो एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है।
अगर बात करें कि प्लाज्मा क्या होता है, ये जो ब्लड है, रक्त है, उसका अजीवित तरल भाग होता है और रक्त का लगभग 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। रक्त का, ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है और ये क्या करता है, जो पचे हुए भोजन है और हार्मोन्स हैं उनको शरीर में संवहन करता है। जब प्लाज्मा में से ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष जो प्लाज्मा बचता है उसको सीरम कहते हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने एवं कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नैम पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो ई नैम पोर्टल जो है अप्रैल 2016 में आया था। ई नैम पोर्टल 2016 में अप्रैल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें और बताना है कि कौन से श्रम गहन उद्योग, निम्न में से कौन से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं? तो कौन से शामिल किए जाते हैं? वो होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, गहरी कोयले की खदानें भी हैं। तो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट कथन कारण दिया है, क्या कह रहा है, एक दी हुई समय अवधि में कीमत और मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। एकदम सही है। कारण क्या है कि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित कर देती हैं। तो एकदम सही है और व्याख्या भी इसका कर रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, कौन एक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? कौन एक पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? बचत सृजन करेंगे तब भी होगा, बचत संग्रहण करेंगे, बचत का निवेश, यानी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्या है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने दिया था? तो किसने दिया था? मॉरिस ने किया था। भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मॉरिस ने दिया था। उन्होंने 3 संकेतक को चुना था, एक जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा मौलिक साक्षरता। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया जाए व दिया जाए। मतलब अल्पकालीन जब आप ऋण लेते हो या देते हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भारतीय मुद्रा बाजार, जहाँ पे अल्पकालीन ऋण की, ठीक है, अल्पकालीन राशि के रूप में उधार। WTO के नियम के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? तो किस ऋण को? वो है एम्बर बॉक्स सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। जो ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है वो शर्त आधारित सब्सिडी होती है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, सब्सिडी की अनुमति देती है, और रेड बॉक्स सब्सिडी में सब्सिडी तुरंत समाप्त हो जाती है कृषि को छोड़ करके। नेक्स्ट चलते हैं, श्रम योगी मानधन योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? ये जो है श्रम योगी मानधन योजना, ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से संबंधित है। श्रम योगी मानधन योजना की बात करें तो 15 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई थी। 15 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू हुई थी और ये योजना 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए है, और इसमें 18 से 40 वर्ष की जो आयु सीमा के व्यक्ति हैं वो हैं, और 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने इनको 3,000 रुपये तक पेंशन मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है कुछ अंशदान लाभार्थी करते हैं, बाकी सरकार करेगी। नेक्स्ट क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर अगर खर्च करना है तो उस खर्च में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। कारण क्या कह रहा है, सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। एकदम सही है, यानी कारण है, इसकी व्याख्या कर रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य हैं? यहाँ पे बताना वित्त मंत्रालय का कौन कौन सा कार्य है। यहाँ पे राजकोषीय नीति का निर्धारण करना, सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, मौद्रिक नीति का निर्धारण, बजट का राजस्व अनुमान और तैयार करवाना। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे आपका जो राजकोषीय नीति का निर्धारण ये तो सही है, सरकारी व्यय को कंट्रोल करना ये भी सही है, और बजट का राजस्व अनुमान और अनुमान तैयार करना ये भी सही। मौद्रिक नीति का निर्धारण ये RBI द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी जो है ये आपका वित्त मंत्रालय के कार्य हैं। नेक्स्ट क्या है, सत्य कथन बताना है। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है प्रच्छन्न। नेक्स्ट क्या है, विचार करना है, कौन से
मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवासन, सूचना, कार्यस्थल प्रशिक्षण। तो यहाँ पे जो है पूंजी निर्माण के स्रोत सभी के सभी हैं। किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है? कौन सी कृषि है जिसको कर्तन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है? तो वो स्थानांतरित कृषि है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो वृक्षों को काट लिया, काम हो गया तो जला करके जो भूमि है उसको साफ कर दिया जाता है, इसी को कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है ये देखना है। 95 नंबर क्वेश्चन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, मांस क्रांति भी होता है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन। तो यहाँ पे सभी के सभी जो है एकदम सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था? तो किस बजट में किया गया था? ये आपका केंद्रीय बजट 2005-06 में किया गया था। 2005-06 में ये किया गया था, ठीक है, कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके, इस बजट का यही प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्या है, कथन कारण, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। बिल्कुल, कारण क्या है इसका? चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है। एकदम सही है। तो इसी कारण यह होता है कि काली मतलब चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। तो कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी कह रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? औद्योगिक तंत्र का एक सही क्रम क्या है? तो वो आपका क्या है, पहले तो इन्वेस्ट करो, निवेश करो, फिर प्रक्रम है, और उसके बाद निर्गत आउटपुट निकालो। ठीक है, तो निवेश, प्रक्रम और निर्गत। निवेश, इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्लियर। नेक्स्ट, एक घड़ी में 7 बजकर, नहीं ये तो वो हो गया, मैंने कहा था ना स्किप करेंगे इसको क्वेश्चन, जो आपके क्या होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ये सब, हाँ, उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण आखिर क्या है? इसका प्रमुख कारण उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख क्या है कि पत्थर एवं पहाड़ी की अधिकता है, इसलिए जल संसाधन की कमी है, कर्क रेखा का इसका निकट होना, कर्क रेखा के निकट होना इसी कारण है। उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? तो किसमें भाबर क्षेत्र नहीं है? सहारनपुर में है, पीलीभीत में भी है, लखीमपुर में, गोरखपुर में नहीं है। गोरखपुर मतलब भाबर क्षेत्र वो होता है जहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा होते हैं, कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है नदियाँ पहुँच नहीं पाई जाती हैं, मतलब बहुत पुरानी हो गई, ऊंचाई पर हो गई हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में नदियाँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। तो और फिर उसके बाद तराई क्षेत्र में फिर जब पानी वहाँ से निकल करके लुप्त हो जाती है, फिर तराई क्षेत्र में प्रकट हो जाती हैं। और तराई क्षेत्र में देखें तो ये जो सहारनपुर है, बिजनौर है, पीलीभीत है, ठीक है, तो भाबर क्षेत्र का मतलब ये जो भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, तो ये किस में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब जो है वो उसमें आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकृति उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह पर नहीं है? तो मछली, तीर, धनुष, सारस। कौन सा नहीं है? सारस नहीं है। ठीक है, बाकी ये मछली, तीर, धनुष की है। सारस जो है या क्रौंच जो है ये यहाँ का राजकीय पक्षी है, यूपी का। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में मतलब है होता है। ठीक है, बुंदेलखंड में होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। ठीक है, उन्नाव में पुष्प इत्र का होता है, मतलब उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण उन्नाव नहीं बल्कि कहाँ पर होता है, कन्नौज में होता है। बाकी एक और दो ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? सिगरेट निर्माण गाजियाबाद, बेत की छड़ी बरेली, दरी निर्माण मिर्जापुर, मिट्टी के खिलौने अलीगढ़। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? मिट्टी के खिलौने जो है ये आपके अलीगढ़ में नहीं बल्कि आगरा और गोरखपुर में है। मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर में है, अलीगढ़ तो ताले के लिए फेमस है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं, बेतवा नहर। बेतवा नहर कौन सा एक जिला लाभान्वित नहीं होता है बेतवा से? बेतवा तो यूपी की एक प्रमुख नहर है, जिसमें जो है आपका ये झांसी से बेतवा नहर क्या करती है, झांसी से
परीक्षा नामक स्थान से, झांसी से 25 किलोमीटर दूर है, झांसी से 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है, परीक्षा नामक स्थान है, वहाँ से निकाली गई है। और इस नहर से झांसी हो गया, जालौन हो गया, झांसी जालौन हो गया, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। बादा यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, फियोटोफ्राइट्स पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये मरुस्थल में पाए जाते हैं। फियोटोफ्राइट्स पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। जो इन पौधे होते हैं ये वाले, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, ये गहराई में जा करके क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, कौन सा कानपुर जिले में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम है। उपरोक्त सभी डी, ये चारों जो है कानपुर में है। कौन सा एक सत्य है, काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, ठीक है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है, ग्रीन गोल्ड चाय की है, ठीक है। तो एकदम यहाँ पे सभी सही है, चारों देख लीजिएगा, काशी गंगा लौकी, शुष्क सम्राट धान और ग्रीन गोल्ड चाय। कर्मा, कर्मा किस जनजाति का है, तो कर्मा जो है खरवार जनजाति का नृत्य है, कर्मा खरवार जनजाति का है, और ये जनजाति सोनभद्र में रहती है, सोनभद्र इलाके में रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये तो करंट के हैं, करंट का स्किप करना है, आगे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिले। एक मिनट, देख लेते हैं सब मार्च 2023, मार्च 2000, चलिए इतना ही रखते हैं। सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको अगर अच्छा लगे, समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, चौथा लेक्चर जल्दी ही 1-2 दिन में आएंगे। अभी कल तो हो सकेगा तो अफ्रीका का सेकेंड पार्ट मैं लेक्चर मतलब पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी, उसके बाद इसका मतलब ये चौथा लेक्चर ये आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, मैपिंग का देखते रहिए, दोनों आपके सारे लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज के लिए चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।